नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि आखिर नुपुर शर्मा का मामला इतनी तेजी से क्यों फैलता जा रहा है और क्या भाजपा से कहीं कोई बड़ी चूक हो गई है? यह खुद में खुद हो रहा है या फिर किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसको बढ़ाया जा रहा है? यह समझने वाली बात है क्योंकि 57 मुस्लिम देश एकजुट होते दिख रहे हैं। और एक खबर यह भी है कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अन्य अरब देशों ने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। कई मुस्लिम देशों की सरकारों ने इस पर चिंता जताते हुए भारत के खिलाफ बयान दिया है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस विवाद से भाजपा को लाभ होगा या फिर हानि होती दिख रही है? क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपने फैसले को लेने से पहले उसके लाभ और हानि पर जरूर विचार करती है और ऐसा हो नहीं सकता कि भाजपा और केंद्र सरकार को यह एहसास ना हो कि नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने के बाद क्या होगा, किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी। इसीलिए इस पूरे मामले को दो नजर से देखा जाना चाहिए। एक, अरब देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते और दूसरा, नुपुर शर्मा पर एक्शन के बाद भाजपा को राजनीतिक और लाभ और हानि का गणित। आइए पहले अरब देशों के साथ कारोबारी रिश्ते से बात शुरू करते हैं, क्योंकि असली बात तो राजनीतिक लाभ और हानि की है, जिस पर बाद में बात करेंगे। भारत और खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। भारत अपनी जरूरत के तेल का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से इंपोर्ट करता है। भारत अपनी जरूरत का 52% से ज्यादा तेल इन्हीं देशों से लेता है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय का डेटा बताता है कि करीब करीब 76 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट के इन देशों में रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कारोबारी रिश्ते भारत और अरब देशों के बीच में हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अगर इन कारोबारी रिश्तों से भारत को लाभ होता है तो इन कारोबारी रिश्तों से इन सभी देशों को भी लाभ होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात ओआईसी के विरोध की, जो मुस्लिम देशों का संगठन है, 57 देशों का संगठन है, अगर उसकी बात रही तो ओआईसी ने नुपुर शर्मा के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि भारत में बीते दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं और कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब में बैन के साथ साथ मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर समुचित कदम उठाए। ओआईसी के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बहुत कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है, भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। अब भारत के राजनीतिक लाभ और हानि की बात करते हैं। भाजपा के इस प्रकरण के बाद लाभ और हानि के गणित पर बात करते हैं। भाजपा के राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो दो बातों पर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। आप याद कीजिए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले सोमवार को एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह पर चल रहे विवाद अदालतों और भारत के संविधान द्वारा ही तय किए जाएंगे। और इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना है की बात कही। इसके बाद रविवार को भाजपा की ओर से एक बयान जारी किया गया ऑफिशियली, जिसमें कहा गया कि धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा की गई और यह कहा गया कि पार्टी ऐसी किसी भी विचारधारा के खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान अथवा अनादर करती है। और इसके बाद नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने की घटना घट गई। अब दो बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, भाजपा देश में मस्जिदों और मुसलमानों के खिलाफ एक सीमा रेखा से बाहर जाकर बन रहे माहौल को कम करने की दिशा में पहले ही कदम बढ़ा चुकी थी। जेपी नड्डा और मोहन भागवत का बयान इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि भाजपा की एक रणनीति सदैव रही है और वो यह है कि वह किसी भी मुद्दे पर तब तक खामोश रहती है जब तक हानि के समीकरण न बनने लगे। कई बार वो इसलिए खामोश रहती है क्योंकि लाभ मिलता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन हानि के समीकरण बनने शुरू होते ही पार्टी का हर विभाग एक्टिव हो जाता है। और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा लिखी जानी शुरू हो गई है। आप कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। 2014 के बाद से भाजपा अपने करीब करीब 2 दर्जन सहयोगियों को खो चुकी है और 2024 के चुनाव में भाजपा अपनी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ जाना है, उसकी मजबूरी है।
भाजपा ने 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीती थी और बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। यानी 31 सीटें पिछले चुनाव में भाजपा के खाते में ज्यादा आई थी अगर उसकी खुद की सीटें देखें। लेकिन आप केवल 4 बातों पर गौर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा को पिछले चुनाव में 18 सीटें मिली थी, लेकिन मौजूदा समय में वहां पर भाजपा कमजोर होती दिख रही है। भाजपा के सांसद ही पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। 11 माह में 5 बड़े नेता भाजपा को छोड़कर ममता के पास जा चुके हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने एक साथ मिलकर 48 में से 41 सीटें जीती थी, लेकिन अब शिवसेना भाजपा के सामने आकर खड़ी हो गई है। और तीसरी बात, बिहार में राजग ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन आज नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को अपने तरीके से मथने पर लगे हुए हैं। इस पर गौर करना चाहिए। इसीलिए यह मान के चलना चाहिए कि जो मैंने बताई है 3 बातें, 3 प्रदेशों की जो बातें बताई, वहां पर वो अचीव करना जो पिछली चुनाव के दौरान भाजपा अचीव की, वो चिंता बन सकती है। और चौथी बात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और हरियाणा, ये 9 राज्य है जहां पर भाजपा की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेकिन इन 9 राज्यों की बात करें तो लोकसभा में 228 सीटें हैं इन 9 राज्यों में, और पिछले चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर 202 सीटें जीती थी। 228 में से 202 सीटें जीतना यानी कि ये अधिकतम स्कोर कह सकते हैं आप इसको। और यह मान भी लिया जाए कि इस बार भी इसी तरह का परिणाम इन 9 राज्यों में रहेगा, तो जो अन्य राज्य है इन राज्यों के अलावा उनमें भाजपा को सहयोगी की जरूरत पड़ सकती है। और देश में ज्ञानवापी और कई अन्य जगहों पर मस्जिदों में शिवलिंग की तलाश ने भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत ही नाजुक लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके ऊपर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद पर सीधा हमला करके बात को बहुत ही आगे बढ़ा दिया था। इसीलिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई जरूरी हो गई थी। लेकिन यह मत सोचिए कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे से कोई समझौता करने जा रही है। यह 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम आगे की बढ़ने की रणनीति का हिस्सा पर है। क्योंकि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो लाइन खींच दी थी, उस लाइन पर खड़े होकर भाजपा के साथ कई सहयोगी दल आने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। यह बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए भाजपा जो कर रही है वो सही दिशा में कर रही है। वो 2024 की ओर दबे पांव लेकिन बहुत ही सजगता के साथ बढ़ रही है। यह ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।